हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि मैं हॉस्टल में पीएसआईआर और जीएस में रिलेटेड सभी टॉपिक, साथ ही मैं इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और इकॉनमी भी पढ़ाता हूँ। लेकिन इकॉनमी और पॉलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अब तो मुख्य परीक्षा हो चुकी है यूपीएससी की, और राज्यों में बिहार और राजस्थान की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की भी अभी हाल में संपन्न हुई है, लेकिन आगामी तैयारी के लिए आप तैयार अपने को कर सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र आपको एडमिशन लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। खैर, अब आगे हम बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक की जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। टॉपिक ये है, क्या नरेंद्र मोदी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से डरते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या केंद्र सरकार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से या लगवाने से डरती है, परहेज करती है? ऐसे ऐसे वक्तव्य कौन जारी कर सकते हैं? जाहिर है कि आप समझ सकते हैं, जो इमोशनली जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, यानी ऐसे पत्रकार जो कथित तौर पर खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, या ऐसे बुद्धिजीवी या ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से के कैसे कार्यकर्ता के रूप में या किसी अन्य रूप में जुड़े हुए हैं, वही लोग इसकी बात करते हैं। उनका कहना है, वही पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, तृणमूल कांग्रेस की, तब से वहाँ 2 बार पहले हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो चुका है, और आरजी कार की घटना सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना संभवतः 1948 में हुई थी, वहाँ के एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर। तो कहा जा रहा है कि वहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर यानी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। एक लेडी डॉक्टर की बात है। उसको लेकर के बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर ने अभी हाल में रिजाइन भी किया है और कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद। और दूसरी घटना दिल्ली की है। दिल्ली में भी नहीं लगाया उन्होंने, जबकि ये संघ राज्य है। यहाँ अरविंद केजरीवाल जेल गए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया। भले ही अब आतिशी मार्लेना को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया हो, लेकिन उस समय रिजाइन तो नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में उतने समय तक 5-6 महीने तक, जब तक वो तिहाड़ जेल में रहे, यानी मार्च से लेकर सितंबर तक, तब तक जो है दिल्ली में अराजकता का माहौल रहा। मोटे तौर पर कानून और व्यवस्था चौपट दिखी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जमानत देते हुए ये शर्त, कठिन शर्त भी रख दी थी कि आप सीएम रहते हुए कोई डिसीजन नहीं लेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, अपने दफ्तर नहीं जाएंगे। तो ये बताइए, ऐसे में सीएम रहने का मतलब क्या है? तो उन्होंने इसी वजह से रिजाइन कर दिया और आतिशी मरलेना को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। खैर, वो तो बाद की बात है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल, क्या नरेंद्र मोदी डरते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से? चूँकि आप सभी लोगों को पता है कि अनुच्छेद 356 जो लोकप्रिय अनुच्छेद है, कोई इसे धारा के नाम से जानता है, कोई अनुच्छेद, लेकिन है तो अनुच्छेद ही। इसी के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 साल हो सकती है, जो जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निर्धारित किया था। उसमें भी निर्वाचन आयोग को शामिल कर दिया था कि निर्वाचन आयोग के सर्टिफिकेशन के बाद ही ऐसा हो सकता है। नॉर्मली 1 साल बाद राज्यों में चुनाव कराना होगा। साथ ही 1993-94 में एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की शर्तों को टफ कर दिया। सबसे टफ तो 2 चीज़ें हैं।
कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि किसी सरकार के ने अपना बहुमत खो दिया है कि नहीं विधानसभा में, यानी अगर वो कोई दल है और उसने उसके मुखिया वहाँ के चीफ मिनिस्टर है या कोई नेता वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, तो क्या उसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है कि नहीं, इसका निर्धारण राजभवन में नहीं होना चाहिए बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। और दूसरा, राज्य में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से क्या मदद किया। तो ये दो चीज़ें वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं, जिसकी वजह से अब केंद्र में राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगवाना अब कठिन हो गया है। यही नहीं, अगर राष्ट्रपति शासन में विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन का प्राथमिक उद्देश्य तो सरकार को बर्खास्त करना होता है, विधानसभा को भंग करना तो होता नहीं है। तो विधानसभा भंग होने का मतलब है कि वहाँ विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो विधानसभा को मान लीजिए भंग नहीं ना करके जीवित निलंबन की स्थिति में रखा जाता है, जिससे कि फिर बाद में विधानसभा को बहाल किया जा सके। जैसा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैलिको पुल के समय अरुणाचल प्रदेश में और हरीश रावत के समय उत्तराखंड में किया था। तो या महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए जब लगाया था राष्ट्रपति शासन, तब उस दशा में किया था। तो 4 या 5 बार ये भी राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, लेकिन उसमें 2 ही मुख्य हैं। एक अरुणाचल प्रदेश का केस है, एक उत्तराखंड का केस है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर कांग्रेस रूल्ड सरकारें थीं और इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हमको लगता है उसी से सबक लेते हुए इन्होंने बाद में राष्ट्रपति शासन लगाने की हिमाकत नहीं किया। खैर, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हम ये बता रहे थे कि विधानसभा में 2 ही स्थिति हो सकती है, या तो विधानसभा को भंग कर दिया जाए या जीवित निलंबन यानी सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में रखा जाए। तो दूसरे शब्दों में उसको जीवित रखा जाए, मारा न जाए, लेकिन निलंबित कर दिया जाए, यानी कोई विधायक सत्र नहीं में अटेंड कर पाएगा या ना विधानसभा का कोई सत्र चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो सुपीरियर कोर्ट्स कहे जाते हैं, उसने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले को पलट दिया और वहाँ विधानसभा को बहाल कर दिया, तो ऐसी दिशा में वो भंग भी अगर होगी तो भी वो बहाल हो जाएगी, यानी उसके विधायक फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे और वहाँ सरकार यथावत चलती रहेगी। विधानसभा के मामले में 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्रष्टव्य हैं। पहला तो ये है कि भाई SR मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर माना, संविधान का आधारभूत लक्षण माना और कहा कि लोकप्रिय सरकारें राज्य में होनी चाहिए। और दूसरा फैसला MM मदन मोहन पुंछी के समय में आया, जिसमें कल्याण सिंह की सरकार संभवतः 1997 में कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें जगदम्बिका पाल को एक दिन का CM बना करके बर्खास्त कर दिया गया था कल्याण सिंह की सरकार को, जिसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो उसमें मदन मोहन पुंछी ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट यानी साझा शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था, जिसके अनुसार जो 2 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, दोनों स्पीकर के दाएं बाएं बैठेंगे और विधायकों से कहा जाएगा कि गोपनीय या ओपन जैसे भी हो, वो अपना शक्ति माने वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिससे पता चले कि कौन विधायक कितने विधायक X के साथ हैं, कितने विधायक Y के साथ हैं, और वहीं पर्चा खोल करके स्पीकर ये अपना फैसला सुनाएगा। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो सोमनाथ जी थे, सोमनाथ चटर्जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभाओं के मामले में दखल देने को नाजायज़ माना था, अनुचित माना था। लेकिन जो भी है, सुप्रीम कोर्ट के ये 2 फैसले राष्ट्रपति शासन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको बताते चलें, जब कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर
जगदम्बिका पाल, जो कि अब बीजेपी के ही सांसद हैं, उनके नेतृत्व में राज्य में सरकार का गठन किया गया था। उस समय वहाँ के गवर्नर रोमेश भंडारी थे, जो कि माना जाता है कांग्रेस के प्रति वफादार थे रहे हैं, और वो विदेश सचिव भी रह चुके थे अपने ज़माने में, यानी वो इंडियन फॉरेन सर्विस से थे, और राजीव गांधी के समय में वो विदेश सचिव भी थे। उन्हीं के नेतृत्व में एक्चुअली आगे चल कर के और वहाँ उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल को ये बर्खास्त कर, मतलब सॉरी, सीएम पद पर स्थापित करके और कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था। कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था। हालांकि जगदम्बिका पाल 24 घंटे से ज़्यादा सीएम नहीं रह पाए थे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो कैलिको पुल के समय में जो घटना अरुणाचल प्रदेश में घटी, कैलिको पुल के सुसाइड कर लेने के बाद माना जाता है कैलिको पुल ने नबाम तुकिया, जो कि कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ, और उनके चचेरे भाई रबाम तुकिया वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन लोगों के व्यवहार या जैसे भी हो, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और 37 से 38 विधायक लेकर के कैलिको पुल साहब अलग हो गए थे और वहाँ के सीएम बने थे। बाद में उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। उसके बाद पेमा खांडू वहाँ इस समय बीजेपी के वही सीएम है, इसके पहले भी वो सीएम थे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था कैलिको पुल के आने के पहले, और इसे तीरथ सिंह ठाकुर, टीएस ठाकुर साहब, जस्टिस टीएस ठाकुर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, माना जाता है कि उनके पिताजी और भाई दोनों लोग कांग्रेस की कृपा पात्र से ही जज बने थे, जम्मू कश्मीर के जज बने थे सब। उनके भाई अभी भी हैं, धीरज सिंह ठाकुर, और उनके पिताजी कांग्रेसी सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस की ओर से एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट हुए थे जम्मू कश्मीर में, और वहाँ जज भी बनाए गए थे। खैर जो भी है, ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन तीरथ सिंह ठाकुर, टीएस ठाकुर ने कहा था कि वक्त आ गया घड़ी की सुई को पीछे किया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश में घड़ी की सुई को पीछे करते हुए और राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उन्होंने पलट दिया था। इसी प्रकार की स्थिति उत्तराखंड में भी बनी थी। हालांकि उत्तराखंड में जो हरीश रावत की सरकार थी, जो सुंदरलाल बहुगुणा के बाद, जो सुंदरलाल बहुगुणा बीजेपी के ही हिस्सा बन गए थे बाद में चल करके, उस समय वो कांग्रेसी सीएम थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। तो हरीश रावत जो कांग्रेसी सीएम थे, उनके समय धन विधेयक पर मतदान के समय 8 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। इसी आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्प्लिट ऑफ वोट में बहुमत नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन के.एम. जोसेफ साहब, जो कि उस समय उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे, उनके पिताजी के मैथ्यू भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। के.एम. जोसेफ भी बाद में एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, और अभी 2022 या 23 में या 21 में जून में वो रिटायर भी हुए हैं, यानी 3-4 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। हालांकि वो चीफ जस्टिस तो नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो जूनियर मोस्ट जज के रूप में शपथ लिए थे। 3 जजेस की एक साथ शपथ हुई थी, जिसमें तीसरे नंबर पर के.एम. जोसेफ साहब भी थे। इन्हीं सब मामलों में थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार माने प्रधानमंत्री की थोड़ी सी चलती है। खैर जो तलाक का मामला है, तो के.एम. जोसेफ साहब ने राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया था, और टीएस ठाकुर ने उसे जस्टिफाई किया था। तो उनका कहना ये था कि भाई ऐसा है कि धर्म विधेयक के मामले में एब्सेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का टाइम मिलना चाहिए था, जो कि केंद्र सरकार ने जिस पर विचार नहीं किया। और अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार से आरोप लगा एस.एस. राजखोवा पर, जो कि वहाँ के गवर्नर थे, पहले असम के सीएम भी रह चुके थे। उन्होंने रबाम तुकिया, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके बिना जानकारी के विधानसभा में ताला लगवा दिया था, और ताला तो रबाम तुकिया ही लगाए थे। और ओपन स्पेस में, यानी फील्ड में
विधानसभा का सत्र बुला दिया था। तो इस पर आरोप लगा कि भाई वहाँ प्योर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और जानबूझ करके कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया है। इन दो चीज़ों से नरेंद्र मोदी घबरा गए और सोचे कि भाई झूठ मूठ में राष्ट्रपति शासन लगा करके पंगा लेने से बढ़िया है, यानी हो अल्लाह मचाने से बढ़िया है कि मुँह आगे कदम गुजराई, यानी शांत रहो। झूठे उसके वहाँ के जो सीएम है, सिटिंग सीएम है, उनको सहानुभूति मिलेगी जनता की और जनता हो सकता है चुनाव में बीजेपी को पराजित कर दे। इसलिए ना तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने लगाया राष्ट्रपति शासन, ना तो दिल्ली में लगाया। खैर, राष्ट्रपति शासन आपको पहले बताया जा चुका है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाई जाती है। इसकी अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है और ये फैसला जनता पार्टी की सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए कराया था। उसमें राज्यसभा में इंदिरा गांधी का ही बहुमत था, लेकिन इंदिरा गांधी समझ गई थी कि भाई झूठ मूठ में राज्य सरकारों को बर्खास्त करना या कुछ ऐसे अनपॉपुलर मेजर लाना सत्ता से बाहर करने का आसान तरीका है। इसलिए उन्होंने जनता पार्टी के अधिकांश चीज़ों को, खास करके संविधान संशोधन जितने भी विधेयक थे 44वें 43वें, सबका उन्होंने समर्थन किया था। और स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी भी जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रही थी जब चरण सिंह सीएम थे पीएम थे। तो खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना अब एक टेढ़ी खीर हो गई है, चूँकि उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों दखल दे करके विधानसभा अगर भंग भी कर दी गई तो उसे बहाल कर सकते हैं और उसके विधायक या सीएम यथावत पहले जैसे विधायक और सीएम हो सकते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार जगहंसाई के कारण ऐसे कदम उठाने से परहेज करती है। हमको लगता है कि इन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते। ये कहना कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं या डर करके ऐसा करते हैं, ये गलत है। एक्चुअली ये अतिशय इमोशन की वजह से, यानी कि जो हमारी भावनाएं होती हैं वो जब उबाल मारने लगती हैं और किसी से हम ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं तो उसके बारे में हम अनाप शनाप बातें भी करने लगते हैं, जो होना तो नहीं चाहिए था। तो हमको लगता है जो तथाकथित पत्रकार और कुछ अन्य लोग मोदी सरकार पर टिप्पणी कर रहे थे, वो अनावश्यक मामले को तूल दे रहे थे। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए कि राज्य में, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता भाई आपने स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्या किया। उस समय जो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल या जो भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता होगा ये फैसला डिफेंड करने के मामले में वो निरुत्तर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भाई अगर मान लो पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब हो रही है तो केंद्र के पास कई हथकंडे हैं, वो अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी लगा करके उसे नियंत्रित कर सकती है, दुरुस्त कर सकती है। वो बीएसएफ को इसकी जिम्मेदारी दे सकती है, सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी दे सकती है, किसी को भी इसकी जिम्मेदारी दे सकती है। तो राष्ट्रपति शासन लगाना कोई विकल्प नहीं है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रपति शासन इन दो राज्यों में नहीं लगाया। ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने डर के कारण ऐसा किया, ये गलत होगा। नरेंद्र मोदी ने डर के वजह से ऐसा नहीं किए, संवैधानिक बाध्यता है, कोर्ट के उसमें स्ट्रिक्चर्स हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार इन सब मामलों में मुदौआ की कदम कुछ नहीं वाले फार्मूले पर ही विचार किया। धन्यवाद।